Hello friends, today we have lecture number 4 and we finished our ionic bond and we will start today main theories related to covalent bond. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने वाला है. ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, लास्ट तक देखना, फिर कमेंट करना करके बताना कि कैसा है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, what says the main points? I am going to discuss about the main points of valence bond theory. After that we will discuss bond strength, and after that how the orbital overlap. This type of concepts I will discuss, and you can solve on tips. If you have asked, suppose you have a question, if internuclear axis is x-axis, then discuss the bond formation between given orbitals. Then how can you say the which bond, sigma bond is formed or pi bond is formed? Then how much pi bond is formed, how much sigma bond is formed? And suppose you have O2 molecules are given, and we have to say how sigma bond and how pi bond is formed on that molecule. How can you say? You can say only and only if you know the valence bond theory and their orbitals. And one more thing is that electronic configuration that I already discussed, periodic table. So mostly you have to learn the right. You have to have it to write the periodic of P block and S block mostly, so that you can easily conclude all the chapters from that is chemical bonding. Okay, so that's the very basic points that I have to discuss. Now we are going to start valence bond theory. In valence bond theory, covalent bond is formed between the partial overlapping of atomic orbitals. Here the overlapping concepts arises, in which the valence bond theory mostly based on partial overlapping of atomic orbitals. So each overlapping orbital should have an unpaired electron. ठीक है, देखो क्या होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले बोलता है कि पार्शियल ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में. एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो जाएगा, एस. ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इस सब के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग होना चाहिए. ठीक है, तुमने इस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और आना चाहिए. ठीक है, तभी आगे तुम लोग कंक्लूड कर पाओगे. इन द 3D स्ट्रक्चर को तुमको कंक्लूड करना सिखाऊंगा. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले इच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता करना है विथ अपोजिट स्पिन. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विथ अपोजिट स्पिन. ठीक है, मतलब क्या कि मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या फिर पेयर्ड है. ओके, सो atomic orbitals come close together to each other and form the direction in which there is a maximum overlapping. वो इस डायरेक्शन से ओवरलैप करेगा जहाँ की मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा. ठीक है, बताओ ये ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है या ये ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छा है? कौन सा? ये ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे साइड बाई साइड इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग, और इसीलिए यहाँ पे क्या बोलना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो इस टाइप का बात हमें याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है उसके पास. देखो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है. पहला कोवेलेंट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड. पहला है सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है आगे मैं बताऊंगा बॉन्ड फॉर्मेशन करके. सबसे पहले S प्लस S ऑर्बिटल आपस में बनेगा. ठीक है, अगर
p प्लस p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। सेकेंड चीज इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तीन तरह से हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले तो p प्लस p, लेकिन इस बार p कैसे, इस तरह से कोलैटरल ओवरलैपिंग होगा इस तरह से। ठीक है। p प्लस d, अगर p प्लस डी ये इसमें सेम एज कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है। तो इसको ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैं बताता हूँ आगे। ठीक है। एंड d प्लस डी, तो p प्लस p कोलैटरल, p प्लस d प्लस डी, मतलब कोलैटरल या फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और इसको बोलते हैं कोएक्सियल, एक ही एक्सिस पे। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस, ये दो एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है। इसे लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। बट ये देखो, ये एक एक्सिस और ये एक्सिस से बनता है, इसको बोलते हैं कोएक्सिस ओवरलैपिंग। ठीक है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके। The strength of covalent bond is directly proportional to extent of overlapping. जितना ज़्यादा extent of overlapping होगा उतना ज़्यादा covalent bond का strength होगा। Understand? Okay? Now let's move to the comparing of bond strength when atomic orbitals are given. एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि bond strength, एक और कैलकुलेशन होता है bond strength का, वो मैं अगले मतलब आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है। वो भी, उसका भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाता है। मतलब देखो, जैसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई। सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो सिग्मा पाई से स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल लेके बताओ। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि 2s और 3s। बताओ s और s के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा होगा 2p पाई से 2p पाई। ये सब चीज़ छोड़ो कहाँ से आया, बट तुम देखो कि यहाँ पे पाई आ रहा है, तो मैं बोला कि सिग्मा इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ आई बात समझ में। चलो, अब बोल दिया कि सेम तरह का बॉन्ड है, या तो सिग्मा है या तो पाई है, सिर्फ सिग्मा है या फिर सिर्फ पाई बन रहा है। ठीक है। तो उस टाइम जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो इन्वर्स हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ सेल के। ठीक है। मतलब n के इन्वर्स होगा। देखो ये 2 और 2 क्या है, ये n है। 2s और 3s में 3 क्या है, ये n है। तो इसके इन्वर्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो इफ वी टेक वन एग्जांपल हियर, 2s and 2s, 3s and 3s. Here one type of bond is formed, that is pi bond is formed. Okay. And here one type bond is formed, that is pi bond is formed. Okay. So you have to conclude from bond strength is inverse of number of cell, that is n. If n is less, then bond strength is more. Okay. Then n is less, then bond strength is more. Here value of n is 2, here value of n is 3. So in that way we have to conclude. Okay. Now third step is bond strength is inverse, sorry, directional nature. Means bond strength is directly proportional to directional nature. Directional nature. Okay. What is the meaning of directional nature? If we discuss the directional nature, so SS has less directional nature. S and P, this is I am showing overlapping, means S orbital overlaps with P orbitals. Okay. This shows the directional nature, S and P. After that, P and P has more directional nature, and D and DF has more directional nature. More than means S has less directional nature. After that P, after that D, after that F. Means in the overall conclusion we can say that S has less directional nature,
after that P, after that D, after that F. So you can remember from that point of view. Okay, this is the whole conclusion, but you have to remember that point of view. SPDF means F has more directional nature. Let's see the example. There are only three steps to compare bond strength when orbital is given. So example 2s, 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 2p, and one more thing is that this is valid only when this third step is valid only when if the type of bond and number of cell is same. What if the type of bond and number of cell means overall first and second step is failed to apply, then you can apply third step. Don't go directly through third step, it will give you wrong answer. Okay, so if we see that first step sigma is greater than pi, okay, sigma is greater than pi. Here from first step we can get answer sigma is greater than pi. But see here one thing. Here number of cell is same. Number of cell is same, so we can't apply this rule. If the second step is failed, then you can go directly to third step. Okay. So basically S and 2, this is a sigma bond. I already told you that is S and p orbital is formed by the sigma bond. I will show you in the next slide that how the sigma bond is formed. I am telling right now that here sigma bond is formed. Now the 2s and 2s, S orbital is formed by sigma bond. Okay, S and S orbital, this is S and this is p orbital forms the sigma bond, and this is also form the sigma bond. Okay, so bond is same type. Okay, sigma, these are same. Now number of cell is also same. See here, number of cell is also same, so we can go through the directional nature. Which has directional nature? Here S and S is S and S, here S and P, here S and P. So S and P has directional nature, so bond strength is directly proportional to what? Directional nature. More directional nature, S and P has more directional nature in comparison to SS. So SHP has more directional nature. Okay, so bond strength is greater for 2s 2p. Understand? This is the concept. Okay, let's go through next concept, that is orbital overlapping approach. So we have two approach. First step is coaxial. I already said coaxial overlapping. Coaxial overlapping and side by side overlapping. Okay, side by side overlapping, or we can say that lateral overlapping. Don't go through my writing. Okay, I know you all have notes, but you can also write what I am saying. Okay, and the way of writing is same according to my slides I am showing. Okay, so you can follow this type of pattern, you can follow. This is the purely neat content, and many of the questions asked from these notes I am sharing in the form of slides, so you can follow. Okay, and you have a notes of that type, then you can add according to what I have saying you sharing to you trick, so you can add, it's not matter. Okay, now coaxial overlapping, here is the sigma bond is formed. Sigma bond is formed, and it involves SS type of overlapping and SP type of overlapping and PP overlapping. Here PP is what? Axial overlapping, means p orbitals has a axial overlapping, means SS. This is the shape of S orbital. This type of overlapping is known as SS overlapping. Okay, here SS overlapping. S and P overlapping. This is p orbital, this is S orbital, this is S, and this is p orbital. Here p orbital, all the sigma bond is formed. This is the axial overlapping, means it means two orbital lies in the one axis. Understand? Now the sigma bond is directional,
sigma bond is directional, okay, and sigma bond is more stronger ones, is more stronger, okay. So this is the points, and in comparison to that, here is the pi bond is formed, okay, and if the pi bond is formed, then it involves what? P and P. Here P involves the lateral overlapping. I will show you in a diagram. P and D and D and D. You know the p orbitals. This is the p orbitals, and this is also a p orbitals. We have to show overlapping. Okay, so this type of overlapping here and forms the pi bond, and p orbitals is that, and d orbital is what? This is d orbital. Okay, this is p and this is d orbital. Here overlapping occurs, and d orbitals and d orbitals. This is d orbitals. This is d orbital. So this type of overlapping here formed is between the D and D. I will show you more. Okay, don't be figure of that matter. Okay, now let's to the next our topic, that is I am going to discuss all overlapping and their examples also. Okay, so you can remember from that. So first is SS overlapping. First is SS overlapping. In SS overlapping, if we say that is internuclear axis, what is internuclear axis? This is internuclear axis. I will denote INA, not INR from the currency. I am going to discuss sorry, SS overlapping. Okay, so SS overlapping means S orbital and S orbitals are going to be overlap to each other and forms the sigma bond. Okay, and this type of bond formation is seen in what? Hydrogen molecule. Hydrogen molecule, that is H or H, like this is a sigma bond. So this type of overlapping seen in hydrogen molecule. Second is S and P orbital overlapping. Second is S and P overlapping. Here is the S bond, and if we say this is the internuclear axis, okay, and this is the P orbitals. Okay, so this is the positive and this is positive. This is a sigma bond formed this bond. Okay, third point is that P head on axial overlapping. PP head on P or P head on axial overlapping. Head on, yeah, or you can say that axial overlapping. Okay, PP axial overlapping. If we have a axis, internuclear axis, is that is the internuclear axis, and this is P overlapping. I am going to say this is P orbitals. Okay, so this is P orbitals, and here sigma bond is formed by this orbital. There sigma bond is formed. Now fourth thing is that PP lateral overlapping. This is a PP axial overlapping, is a PP lateral overlapping. So here is a side by side overlapping occurs, and this type of scenario will be seen here. Okay, देखो अब बताओ, मैं px और py जो लिख रहा था, अगर मैं बोल दूं इसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज अ जेड एक्सिस, अगर बोल देता हूं कि इंटर न्यूक्लियस इज अ जेड एक्सिस, देन इसमें क्या बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड बन रहा है। मतलब ये किस में होगा? या तो ये एक्स में होगा, ठीक है, या तो ये एक्स होगा, तो इसको बोल देते हैं पी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, या तो दोनों एक्स एक्सिस में होगा, या फिर दोनों क्या होगा? वाई एक्सिस में होगा, तो इसको बोल देते हैं पी वाई। ऐसा नहीं हो सकता एक पी एक्स और एक पी वाई, तो कोई किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। मैं बॉन्ड बना के भी दिखाऊंगा, अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे उसमें बता रहा हूँ, ठीक है।
चलो पहले तो नॉर्मल चीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद तो आगे समझ आएगा ना। जैसे कि p और d ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है, p एंड d ओवरलैपिंग, ये p है, ठीक है, और ये d है, ये p है और ये d है, ठीक है। तो ये अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, देन इस पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट थिंग देखो, अब ये दो चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब थोड़ा सा समझने वाली बात भी है और आसानी से समझ में, ये सब समझ में आएगा तो वही चीज है। डी डी लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, डी डी लैटरल ओवरलैपिंग, इसमें फर्स्ट है टू लोब इंट्रैक्शन, मतलब इसमें दो ही लोब बस इंटरेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं टू लोब इंटरेक्शन। देखो कैसे होता है, ये है डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक ये डी ऑर्बिटल्स है और एक ये डी ऑर्बिटल्स है और एक ये, ठीक है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब क्या होता है इसमें, ये ऑर्बिटल आपस में एक्सिस करता है और ये, ठीक है, तो ये होता है दो लोब इंटरेक्शन। ये 2D में देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब सेकेंड थिंग क्या है कि इसको 3D में इमेजिन करना, कि इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यार एक सीट है दूसरा सीट है, ठीक है, एक सीट है, जैसे कि मान लो कि एक ये सीट है, ठीक है, और इस पे ही दूसरा कोई सीट रखा हुआ है, ठीक है, इस पे कोई दूसरा सीट रखा हुआ है, ठीक है बात। तो एक ये ऊपर वाला सीट है, एक ये नीचे वाला सीट है, मतलब ये इस तरह का है, ठीक है, एक ये ऊपर वाला सीट है, एक ये नीचे वाला, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे है। तो कैसे है कि देखो, एक ऑर्बिटल ऊपर है, एक है, इसको मैं 2D में, 3D में है बट इसको मैं 2D में बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि देखो समझना है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये सब चीज़ डिस्कस किया जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे, ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटॉमिक लेक्चर में पढ़ाते हैं, एटॉमिक के चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, लास्ट में। तो ये मान लो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर ये इसके साथ ओवरलैप करता है तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, और मोस्टली पाई बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, ठीक है, इसीलिए फोर लोब इंट्रैक्शन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर लोब इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे कि ये बनता है स्पेशल आड़ी आड़ी के बीच में, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है। ये चीज खत्म हुआ, अब ये चीज समझ आया ना, तो देखो ये क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मुझे बताओ सबसे पहले पी एक्स एंड पी वाई। देखो सबसे पहले अपने सामने में एक एक्सिस ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस इसको मान लो कुछ भी हो, ठीक है, अगर तुम्हें जेड एक्सिस भी दिया है ना तो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको जेड एक्सिस लिख लिया करो, ठीक है, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया है तो तुम्हें एक्स एक्सिस लिखना है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो जितने भी एक्सिस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ठीक है, तो ये सब सारा परपेंडिकुलर है। तो अगर मान ले तो इसको वाई हो गया, ये वाई हो गया तो ये जेड हो गया, ठीक है, मान लो ये जेड हो गया, ये एक्स है और ये जेड है, ठीक है, तो जेड बाहर की तरफ है। चलो ये सब तुम्हें पता होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ है, अगर मान लो ये है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस अगर मान लो बॉन्ड बन रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह का होगा, यहाँ पे सिग्मा होगा कि पाई होगा या नहीं होगा, नील होगा, ठीक है, ये चीज़ बताना है।
पी वाई एंड पी जेड, पी एक्स एंड पी जेड, फोर्थ इज पी वाई एंड पी वाई, फाइव इज पी एक्स पी एक्स। Question is that PZ, PZ. Seventh question is that seventh is S and PX. Eighth question is S and PY. S and PY. Ninth is that S and PZ. X. Tenth question is S and S. So now let's discuss one by one. देखो, सबसे पहले मुझे दे दिया है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब कुछ नहीं सोचना, अब बस कंक्लूजन निकालते जाओ। एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। तो कुछ नहीं सोचना, पी वाई बनाओ, पी वाई, पी वाई वाई ऐसा था, ठीक है, ये हो गया पी वाई। और मन में बनाओ पी वाई, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। एंड पी जेड अपनी तरफ, मतलब नीचे से अपनी तरफ ले जाओ, ठीक है। तो किसी तरह का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं, ठीक है, ऐसे इसको बनाऊं, तो ये मान लो जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है सॉरी, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, देखो ये यहाँ पे जीरो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह से पी एक्स एक ऐसे है और एक ऐसे है, या किसी तरह का यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, ठीक है। एक अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, ठीक है। एक अच्छा ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होना चाहिए जैसे इस केस में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रहा है, बट इस केस में मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, ठीक है। इस केस में हो रहा है तो सिग्मा बन जा रहा है, इसमें नहीं हो रहा। यही केस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ जीरो बॉन्ड बनेगा। फिर यहाँ पे पी एक्स एंड पी जेड, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ क्या होगा, जेड एक्सिस। इसको बाहर की तरफ कर मान लो ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये चीज है, ये प्लेन के ऊपर में जा रहा है एक एक्सिस और एक एक्सिस एक्स में जा रहा है, तो किसी तरह का बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे एक ये प्लेन है, इस प्लेन को उठा के ऊपर की तरफ कर दो, ठीक है, ऊपर की तरफ 3D में, तो इस तरह का सोचो, ठीक है। पी वाई एंड पी वाई, देखो ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी वाई, इस तरह का बॉन्ड बन रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये हो गया पी वाई और ये भी हो गया पी वाई। तो इसके बीच में कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। पी एक्स एंड पी एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसी पे पी एक्स है और इसी पे पी एक्स है, तो इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पी जेड एंड पी जेड सेम चीज है, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एस एंड पी एक्स, देखो ये एस है और ये पी एक्स है, ठीक है। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स और ये पी एक्स, तो इसके बीच में कितना क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टैंड। एस एंड पी वाई, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, जीरो। देखो ये एस है और ये पी वाई है, किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एस और पी जेड, इसी तरह से ये एस है, ठीक है, ये एस है और इसके मान लो यहाँ पे पी जेड है, ठीक है, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन के बाहर की तरफ है, ठीक है, पी जेड। एस और एस, एस और एस, तो क्या बनेगा, सिग्मा। ओके, अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है इस टाइप का, ठीक है। चलो, एस एस ऑर्बिटल्स फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज, हमेशा एस एस ऑर्बिटल जो होगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कोई भी एक्सिस लिखा रहा है एस एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हमेशा, कोई भी एक्सिस हो, कोई मैटर नहीं करता। एस ऑर्बिटल इसीलिए नॉन डायरेक्शनल कहलाता है, इसीलिए एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, कहीं से भी बॉन्ड बन जा सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई एक्सिस नहीं हो सकता, जैसे कि एक एस ऑर्बिटल ये है, ठीक है, एक और एक्स ऑर्बिटल जैसे कि मान लो कि एक्स एक्सिस में है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में है और ये एक वाई एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस में है, ठीक है।
तो किसी तरह का यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो कुछ भी रहे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। देखो जैसे कि मान लो दो एटम है ए ए, तो जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा जो भी बॉन्ड बन रहा वो पाई बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में, ठीक है। कार्बन कार्बन ये इसका एग्जांपल लो, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड होगा, फिर तीसरा वाला पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। जीरो ओवरलैपिंग में क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं जब नो बॉन्ड फॉर्मेशन, किसी तरह का बॉन्ड नहीं बन रहा है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो एग्जांपल वही हो गया जो मैंने पिछला क्वेश्चंस में कराया था, जैसे कि पी वाई और पी जेड वाला एग्जांपल हो गया, एस और पी वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। इस तरह का किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनना, ठीक है। पी एक्स एंड पी जेड इसमें भी नो बॉन्ड फॉर्म, ये सब और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है बात। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब एक चीज कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे कि ये कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट के ये नोट का पॉइंट है सारा, ठीक है। नोट करके लिख लेना। नोट का नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट अगर बोलूं, ठीक है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये तरह का, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि किसमें मतलब कौन सा चीज पॉसिबल है और कौन सा चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कौन सा बॉन्डिंग पॉसिबल है और कौन सा बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जांपल आ गया कि कार्ब दिस बॉन्ड इज पॉसिबल बट एस बिटवीन द SI डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट कैन यू से अबाउट दैट। तुम इसका रीजन क्या बताओगे, ठीक है। देखो कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का कार्बन है, सेकेंड पीरियड का, तो इसको 2p लिख दे, पाई बॉन्ड बना रहा है तो p पाई, ठीक है। और ये 2p पाई, ये भी 2p पाई, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन क्या है 3p पाई, ठीक है। और यहाँ पे 3p पाई, ये थर्ड पीरियड का कहे सीता जी, ये था ना सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, बट p ऑर्बिटल से बन रहा है क्योंकि p ब्लॉक में, तो p ऑर्बिटल से बन रहा है, ठीक है। तो 3p पाई ऐसे लिख दिए इसको, ठीक है। अब तुम्हें बताया कि बॉन्ड इसमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्स ऑफ n मींस नंबर ऑफ सबशेल। इसमें नंबर ऑफ सबशेल क्या है, ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू SI वाले से, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ये मोर एविडेंट में होगा, मोर एविडेंट में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसीलिए ये पॉसिबल होता है, ठीक है, इसका बॉन्ड बनना पॉसिबल होता है, बट इसका बॉन्ड बनना नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बॉन्डिंग इतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं होती है, अंडरस्टैंड। नाउ one last thing is that of our lecture, that is example related to sigma and pi bond formation। देखिए पहला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल एक बार और डिस्कस होगा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक और तरीका और उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट्स अब 3-4 लेक्चर में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर स्किप मत करना अगर ये सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हो, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन VSE PRT थ्योरी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, ठीक है। बस सीरीज को फॉलो करते रहना, ठीक है। स्पेशली ये जो चैप्टर होता है ना, ये चैप्टर बेसिक होता है, ठीक है। ये चीज नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये चीज बेसिक है इसमें। चलो ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन का जो हाइब्रिड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ये चीज एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हो, ठीक है। 2s में 2 ऑर्बिटल फिल है और p में एक दूसरा, ठीक है। एक और ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसमें भी 2 है तो ये तो फिल है तो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्या बोला, ओवरलैपिंग होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरलैपिंग होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, मतलब ये क्या है, अगर मान लो इसको बोल देते हैं px, तो ये क्या हो जाएगा px। ये क्या है, अगर मान लो इसको बोलते हैं z, इसको बोलते हैं py, अपने मन से बोल सकते हो, z एक को z एक को x, तुम्हें पता नहीं है तो ऐसे बोल सकते हो।
इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसको अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बनाएं, ठीक है, कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे बना सकते हैं इसको, इस तरह से देखो, इस तरह से बना सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो एस वाला हो गया। ठीक है, ये तो एस वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये देखो ये पी पाई आपस में बॉन्ड बना रहा है। मतलब कैसे है देखो, सबसे पहले तो एस वाला है, ठीक है, ये हो गया एस वाला, तो ये एस बॉन्ड बन रहा है, 2s वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल है। ठीक है, अब पी पाई 2p2 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 2p2 के बीच में। ठीक है, तो एक ये बनना है, तो ये दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया p, और ये हो गया 2s ऑर्बिटल जो बन रहा है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, तो पहला तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, दूसरा क्या बनेगा, पाई। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कितना है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ओके, नाउ second example is that N2. Second example is N2. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। एक और नाइट्रोजन का एग्जांपल, अगर इसको इलेक्ट्रॉन फिल करो s में और p में 3, p में कितना है 3, अंडरस्टैंड, p में कितना है 3। नाइट्रोजन एक और 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसको फिल करो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग किया, इसलिए नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 3D में समझते हैं, जैसे ये दिखाया था ना, जैसे ये इस टाइप का कंपोजिशन आता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यही सब के कारण ये चीज फेल फेल हो जा रहा है। ठीक है, ये जो वीबीटी है फेल हो जा रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं दिखा पा रहा। ठीक है, उसके लिए आता है हाइब्रिडाइजेशन विद पीबीटी, सॉरी बीएसपीआरटी है। बीएसपीआरटी से क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आना फिक्स है, शेप से और हाइब्रिडाइजेशन से, इस चैप्टर से। फिर दूसरा चीज है एमओटी, फिर तीसरा चीज है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी चीज का ट्रिक चाहिए तो इस चैनल पे जाना। ठीक है, और यू कैन इजिली सर्च ऑल द ट्रिक्स रिलेटेड टू बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो। एंड क्लास 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको भारी लगता है। ठीक है, तो उसका भी मैं ट्रिक लगाया हूँ, वो वीडियो अपलोडेड है, तो वहां से जाके देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, तरीका भी है, और मेन कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन करके दिखाया हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यार एक बार जाओ विजिट करो। ठीक है, और चैनल को लाइक करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई होप यू आर डूइंग बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।